शुरू करते हैं आज पहली अमेरिकन खबर से कि अमेरिकन खलाई इदारे नासा के मुताबिक गुज़िश्ता खला में छोड़ी जाने वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी कायनात की अब तक की तस्वीर में से सबसे बेहतरीन तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर को सदर बाइडन देख भी चुके हैं। तस्वीर में सैयारा ज़मीन को भी देखा जा सकता है, जो कायनात में बहुत छोटी सी खीरती, जिसे धब्बा कहते हैं, नजर आता है। $10 बिलियन की लागत से तैयार होने वाली इस टेलीस्कोप से भेजी गई पहली तस्वीर में पहली बार इंसान ने वक्त और फासले दोनों को, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस को एक साथ देखा है। माहिरीन कहते हैं कि रियाजियाती और साइंसी तौर पर यह नामुमकिन था कि सैयारा ज़मीन ही ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया हो। हम अकेले नहीं हैं, दूसरे अरबों सैयारों पर भी ज़िंदगी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि इस अरबों डॉलर की टेलीस्कोप का मकसद ये पता लगाना है कि कायनात अपनी इब्तिदा से लेकर अब तक कैसे इर्तका पजीर हुई है। यह है आज की नई साइंस और यह है इंसानी तजस्सुस, ख्वाहिश, ख्वाब, जो उसे बेकरार और बेचैन इस्तराब में रखकर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। आज की ये सारी ज़िंदगी जो कुछ भी है, ये इसी इस्तराब, बेकरारी और तजस्सुस के बायस है। और दूसरी तरफ हमारा क्या हाल है, हम कहाँ खड़े हैं कि हमने अभी भी, क्या कहना चाहिए उसे, वो मशहूर पाकिस्तान का नावल निगार था नसीम हजाजी, आज भी वही जिंदा है, वही अहमकाना ख्वाब हैं जो अभी खान साहब के जलसे में भी सुने हमने, कि खुद मुख्तारी, गैरत, तशर्म। मुझे कहने दीजिए कि ऐसा लगता है खान साहब की तकरीरें सुनकर, और आज तो ख़ास कर मुझे ऐसा लगा कि खान साहब को ये सब कुछ स्ट्रेटजिकली हुआ है, कि जैसा कि अब नज़र आ रहा है कि ज़िम्मी इलेक्शन खान साहब जीतते हुए दिखाई देते हैं, कि ये सब एक डिज़ाइन था। और खान साहब जिस तरह मोटिवेट कर रहे हैं कौम को, गैरत, शर्म, खुददारी, जानिबदारी और अब मुस्तकबिल के ख्वाब, कि खान साहब ही मुल्क को श्रीलंका बना सकते हैं, कि दिवालिया करना है, कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, और एक बार ये भी करके देख लेना है कि क्या हम इंडिपेंडेंटली दुनिया की सपोर्ट के, मदद के बगैर जी सकेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि हम अब खड़े कहाँ हैं। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। नंगी तारे फिर झटके हमको लगाए, गंदे गंदे नाले जब कीचड़ में मिल जाए, चलती फिरती सड़कों पर हम ट्रैफिक में फंस जाए। दिल करे नहाने को, डूब के मर जाने को, गालियां सुनाने को, सबसे लड़ जाने को। ऐसा कोई पीएम हो, ऐसा कोई सीएम हो, ठीक सिस्टम जो कर जाए। नीले नीले अंबर पर बादल जब आए, बूंदे बरसाए, पीएमटी उड़ जाए, पानी बरसाए, शहर डूब जाए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ओ जिए भुट्टो, ओ जिए जिए भुट्टो।
कराची वालों के भी मजे हैं, कभी ये समुंदर पे घूमने जाते हैं, कभी समुंदर कराची घूमने आ जाता है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। देखिए आपने ये रिपोर्ट, ये हैं हम। 3 दहाइयों पहले से कराची में रहने वालों को मालूम है कि कुरंगी रोड से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद, सी व्यू, क्लिफ्टन, डिफेंस तक जाने वाले रास्तों के बाएं हाथ पर कयूमाबाद तक सैकड़ों फुट किशादा नदी का पाट हुआ करता था। इस आबी रहगुजर से न सिर्फ मली नदी में आने वाली तुगयानी का पानी बल्कि बारिश के दिनों में बलोच कॉलोनी से लेकर अख्तर कॉलोनी तक के वसी और अरीज इलाके का पानी गुजरता हुआ समंदर में जा गिरता था। क्या कहिए इस सितम ज़रीफ़ी को कि हमारे ज़मीन के मुहाफ़िज़ों को हज़ारों एकड़ पे फैला DHA बेचकर ये नदी और समंदर के किनारों पर मैंगोवर के फैले जंगलात आंखों में चुभने लगे थे। कोस्टल एरियाज के लाइफ लाइन जंगलात का सफाया किया गया, समंदर के एक बड़े हिस्से को मिट्टी से पाट दिया गया, कयूमाबाद की नदी के चौड़े पार्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। फेज 8 एक्सटेंशन और फेज 7 डिफेंस एक्सटेंशन की आबियारी हुई और देखते देखते कंक्रीट के जंगल ने सर उठा लिया और पानी की निकासी का एक बहुत बड़ा कुदरती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। आज कुरंगी, कॉजवे और डिफेंस के एरियाज के डूबने का सबसे बड़ा सबब यही कब्जा है। इस चाइना कटिंग की तकलीद में कराची में सियासी ग्रुपों के परवरदा मसल्ला ग्रोहों ने जहां बस चला और जैसा बस चला वहां कब्जा कर लिया। औरंगी का नाला अगर मुत्तहदा ने बेच खाया तो बनारस का नाला ANP खा गई। इन 2 नालों पर तजावजात की बदौलत औरंगी का बड़ा इलाका पानी में डूब जाता है। ओह माय गॉड। सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री और एक बड़े अखबार की कार पार्किंग भी, डॉन में तो नाम ले देता हूँ, पार्किंग भी तजावजात पे कायम है। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का अखबार। नालों पर बने हुए कमर्शियल प्लाजों के अलावा DHA की एक्सटेंशन के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? किस में हिम्मत है? कोई ले सकता है? कराची का 65% इलाका फेडरल ट्रेजरर है। मजीद ये कि मुत्तहदा और PP में जारी इख्तियारात की जंग ने शहर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हालिया इत्तेहाद से एक उम्मीद बन चली थी कि इस शहर में इन दोनों क़ुव्वतों के मिलाप से शायद बेहतरी की कोई शक्ल निकले, मगर MKM की जानिब से दबे दबे अल्फाज में अब उठने वाली आवाज़ें अब भी अंदरूनी इख्तलाफात की कहानियाँ सुना रही हैं। तो जनाब, आपने कुछ अंदाज़ा किया और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता कोई समुद्री तूफान आया तो वो जो सराउंडिंग है पोर्ट की, वहाँ जो हाल किया है वो तो कोई सिविल इंजीनियर ही बयान कर सकता है। मगर कहते ये हैं कि अगर एक मामूली सा तूफान भी आया तो जो हरकतें की गई हैं वो कराची को डुबोने में 10 मिनट भी नहीं लेंगी। नसीम हिजाजी के नावल और असलाफ के झूठे सच्चे किस्से सुनाकर जब कौम का दिल बहलाया जाए तो यही नहीं, अभी जाने क्या क्या होगा। आप में से तो बहुतों को नहीं पता होगा कि अंदरूने KP के नौशेरा, स्वाबी से लेकर जाने कहाँ कहाँ सैलाब ने एक क़यामत मचा रखी है। बलूचिस्तान आधा डूबा हुआ है, मगर सियासी जलसे हो रहे हैं, इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और आर्मी चीफ हज करके लौटे हैं और आते ही ब्रीफिंग लिए सैलाब पर। मुझे इस मुल्क में 35 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी आर्मी चीफ ने, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अमेरिका की फौज ने पेंटागन में बैठकर सैलाब पर, जब तक हुकूमत ना बुलाए, जब तक बड़े खौफनाक तूफान, रेगुलर बारिशें अगर यहाँ हों जो होती हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मगर जनाब,
یہ سائنس ٹیکنالوجی اور یہ ماڈرن سیکولر لبرل آج کی دنیا اور ترقی کے خواب، آج یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کا آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کبھی کسی نے غور بھی کیا کہ اس میں دنیا نے کیسے کیسے سر ڈالا ہے؟ شہری آزادیاں، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر کون کون سی چیزیں اس میں انوالو ہیں. ہمارے ہاں آج جو نقشہ ہے، میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں، اسے سمجھیں، جانیں کہ ہم آج کی دنیا میں کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ہماری ذہنی حالت کیا ہے کہ اس میں ریاست کا کتنا کردار ہے، آپ کا ہمارا اپنا خود کا کردار ہے، کیا کردار ہے، اور ریاستی ادارے کہاں کھڑے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے. اور یہ رپورٹ دیکھیے اور شرمندہ ہوئیے. یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو मार दी ये रही ना, पेट पे मार दी. अरे मारा, इसको मार दिया. ये देखें, ये कहते हैं कि हम लोग सफाई कर रहे हैं, शहर को साफ कर दिया है, यूसी को साफ कर दिया है. ये देखो, ये पड़ा हुआ है. ये जो शहर के दावेदार बनते हैं, ये कहते हैं एनपीएम वाले हमारा है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमारा. ये देखो कचरा दिखाओ, इनको आगे लाके कचरा. ये यहीं पर ही एल से चल रही है और ये सारा का सारा बन गया है वाटर पार्क. दिखाओ, वाटर पार्क भी दिखाओ. तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है. ये हकीकत को कोई देख नहीं रहा. सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहेंगे कि हमने शहर को साफ कर दिया, वोट हमारा हक है, अपनों का काम अपने करते हैं. अरे काई के अपने सब टोपी ड्रामा है, सब छुट्टियाँ बना रहे हो तुम लोग आवाम को. दिखाओ इधर, ये दिखाओ, ये देखो, ये बेचारे देखो अपने लिए चर्बी वर्बी जमा कर रहे हैं. ये सल्ला यहीं तरफों और ये आबादी भी दिखाओ. हाँ बिल्कुल वोट देते हैं. दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है. देखिए जनाब, ये है हमारी ज़हनी बीमारी और ये हमारे असल मसाइल. लेकिन रियासत तो आपकी कहीं वजूद ही खो बैठी है. रियासत रियासती इदारों से होती है ना, कि बताया जा रहा है कि रियासत भाई मोकल ते आए. सिंधी में मोकल कहते हैं छुट्टी को, कि वो तो कराची में रहती ही नहीं है, वो तो छुट्टियां मनाने 5 दिन की चली गई, लौट कर आएगी तो देखेगी कि क्या करना है.
میں اس پہ آپ کو درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں، مگر آپ خود غور کریں، سوچیں کہ اس مذہب کے ماننے والے جس کی بنیاد 3 چیزوں پہ کھڑی ہے، یونٹی، کلیننس، بتایا نا صفائی نصف ایمان ہے، اور ڈسپلن. اس ویڈیو میں آپ کے ان تینوں جو جزوے لافینک جسے کہتے ہیں نا، وہ تینوں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ عمرے کیے جائیں، آپ گائے بکری قربانی کیے جائیں، کاٹے جائیں. یہ نمود و نمائش کی بھوک، تفاخر اور طاقت کے اظہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے گلی گلی کوئی مہذب ریاست یا کوئی مہذب خاندان یا فرد یہ کر سکتا ہے جو دکھایا گیا ہے، جو نظر آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر فاطمہ جناح کا انتخاب درست ہو جاتا اور وہ صدر بن جاتی تو آج کا پاکستان ایسا نہیں ہوتا. وہ کیوں منتخب ہو جاتی، کس لیے ہو جاتی؟ یہ ملک ان کے بھائی کے ذریعے بنوایا گیا تھا. جن کے لیے بنوایا گیا تھا انہوں نے ہی جیتنا تھا، انہوں نے ہی سروائیو کرنا تھا. میں نے آپ کو ساری منظر سب کچھ دکھا دیے ہیں. آنے والے دن اور بھیانک ہیں آپ کے، کیونکہ نہ تو آپ میں سمجھ ہے، نہ آپ کو خیال ہے، نہ آپ میں کہیں کوئی حساسیت ہے کہ یہ معاملات آپ کی نسلوں کو ہی نہیں، آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. ایک تو سینسیٹیوٹی کہتی ہے نا کہ ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. ہم تو خود اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسی اور سے محبت کرے گا یا کسی اور کا خیال رکھے گا، وہ کسی اور کے کام آئے گا، میرے نزدیک تو اب صحیح ہے. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہے. پھر جب ہم جیسے لوگ بولتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور یہ محب وطن نہیں ہے. آپ محب وطن ہیں اور وہ محب وطن ہیں جو روز آپ کو خواب دکھاتے ہیں. نسیم حجازی جیسے ناول آج بھی بنتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، سیریل بنائی جاتی ہیں، نغمے سنائے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ خواب و خرگوش سے کہیں جاگ نہ جائیں، اور جاگ بھی جائیں تو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. اور شاید وہ اس کام میں میرے خیال میں وہ اس کام میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ آپ جاگ بھی جاتے ہیں تو آپ بالکل سن ہو چکے ہیں. آپ کی اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں قوموں کی برادری میں. پر اس پر خان صاحب کے لن ترانیاں، ان کے دعوے، یقین کریں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے. دیکھیں یہ تو مجھے بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب سیٹیں جیتیں گے ضمنی الیکشن میں. لاکھ شب حمزہ پیٹرول کی قیمت گرا لے اور 100 یونٹ نہیں 300 بقول مریم کے کہ 300 یونٹ بجلی فری دے دے. باپ اس کا پیٹرول کی قیمت گرا کے آخری لمحات میں کوئی کارنامہ دکھا دے. ووٹ عمران خان کو پڑتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی میں نے مریم کا اور عمران خان کے دونوں کے جلسے دیکھے. مریم کا جلسہ بہت چھوٹا تھا، بہت بکھرا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ ٹینشن بھی نظر آتی تھی. خیر میں تو صرف آئینہ دکھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں اپنی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. کراچی والوں کو تو ایک ہی پیغام ہے، جب تک آپ گھروں سے محرم، کربلا، عید میلاد النبی، 14 اگست، 23 مارچ میں نکلیں گے تو ایسے ہی پانی میں گھرے رہیں گے. اور میں چاہتا ہوں آپ ایسے ہی گھرے رہیں. ایک تو آپ کو مختلف قومیتوں میں بانٹ دیا گیا ہے، آپ کے درمیان انتظامیہ ایسے لا کر بٹھا دی گئی. یہ سب ایک جال ہے، یہ باقاعدہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک اٹھے تو دو اس کی مخالفت میں اسے مارنے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. بہرحال میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کو ہوش نہیں آئے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ حافظ.